नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए जाने का खुलासा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट खोले जाने का मामला कल सामने आया, जिसके बाद सीएम आवास से गोंदा थाने को लिखित शिकायत की गई। सीएम आवास से लिखित शिकायत मिलते ही रांची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं इस जांच में रांची पुलिस की टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है। विरुद्ध जो शिकायत मिली है उसमें प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग उसकी तकनीकी रूप से जांच कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है, इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है, उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग जल्द ही उसको अपनी गिरफ्त में लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से एक फर्जी ट्विटर हैंडल अकाउंट बनाया गया है, जिसे लेकर मामले में पुलिस की टीम जो है वो जांच में जुट गई है। मामले में साइबर सेल की टेक्निकल टीम एक्टिव हो गई है और पूरी तरह से इस उद्भेदन को लेकर टेक्निकल सेल की टीम भी लगी हुई है। पुलिस फर्जी अकाउंट बनाने वाले तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। बता दें कि इस ट्विटर हैंडल से लगातार पोस्ट हो रहे थे, जिसे लेकर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय एक्टिव हुआ और मामले को लेकर गोंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस कब तक उद्भेदन कर पाती है और जो आरोपी है वो कब तक सलाखों के पीछे जा पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और खूंटी के चांडीडीह गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की नृशंस हत्या से सनसनी मच गई है। खूंटी पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी हेमंत पूर्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तीनों मृतक का नजदीकी रिश्तेदार बताया जा रहा है। दरअसल रविवार की रात चांडीडीह गांव में बितना मुंडा, सूडा मुंडा और विकास महतो की हत्या कर दी गई थी। छानबीन के दौरान आरोपी को दबोच लिया गया है। खबर गोड्डा से है, जहां ललमटिया क्षेत्र के तालझारी भेरांडा गांव में कल देर रात तक ग्रामीणों ने ईसीएल के सीएमडी और जीएम को बंधक बना लिया। पुलिस कप्तान नाथू सिंह मीणा ने बताया कि ईसीएल के अधिकारी ग्रामीणों से जमीन को लेकर बातचीत करने के लिए गए थे। इसी बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बनाया। स्थानीय थाने से भी जब बात नहीं बनी तो एसडीएम और एसडीपीओ ने ग्रामीणों से बातचीत की। करीबन 4 घंटे के बाद अधिकारियों को वहां से छोड़ा गया। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत थाना पर ललमटिया वहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा था। उन्हीं के सहयोग के लिए फिर उसके बाद में पीछे से एसडीपीओ महागामा और एसडीओ महागामा पर्याप्त फोर्स के साथ वहाँ पर गांव में गए, ग्रामीणों के साथ बातचीत की और मामले को सुलझाया गया। महागामा अनुमंडल क्षेत्र में कोयले का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और इसे लेकर प्रशासन भी अब तक सुस्त नजर आ रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस पर रोक नहीं लगा पा रही है और कोयले की चोरी कर भारी मात्रा में झारखंड से बिहार सप्लाई किया जाता है, वो भी अवैध तरीके से। फटफट क्या गाड़ियों पर लोड कर बात करें या साइकिलों पर लाद कर बात करें या मोटरसाइकिल पर लाद कर बात करें, बताया जाता है कि ईसीएल के क्षेत्रों से, यानी कि ललमटिया का जो क्षेत्र है, ललमटिया थाना के क्षेत्र से कोयला को उठाकर और बिहार बॉर्डर के नज़दीक लाकर उसे डंप किया जाता है, मोहानी के आसपास उसे डंप किया जाता है और वहाँ से फिर उसे दिग्घी के रास्ते बिहार सप्लाई किया जाता है और बिहार में ले जाकर उस कोयले को बेच दिया जाता है। कल जब वहाँ के स्थानीय वीडियो बना, वहाँ की जो तस्वीरें ली गई कि किस तरीके से कोयले की अवैध तस्करी जब रात के अंधेरे में की जाती थी, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को टेलीफोन कर ये बातें कही जा रही थी कि किसी भी हाल में ये वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। यानी पुलिस प्रशासन को ये डर जरूर सताता है कि ये वीडियो वायरल ना हो, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर नकेल कसने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। कई दफ़ा खाना पूर्ति करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जाती है, कुछ कोयले वहाँ से उठा लिए जाते हैं, कुछ साइकिलों को पंचर कर दिया जाता है, लेकिन बड़े रूप से जिस तरीके से डंप कर और वहाँ से कोयले का सप्लाई बिहार किया जा रहा है, इससे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन वहाँ अब भी सशक्त नहीं है। खासकर अगर हम महागामा थाना की बात करें तो महागामा थाना का क्षेत्र पड़ता है और ललमटिया थाना क्षेत्र का पड़ता है, तो ये दोनों ही थाने की जिम्मेदारी बनती है कि जो अवैध कोयले की तस्करी झारखंड से बिहार में की जा रही है उस पर रोक लगाया जाए। लेकिन दोनों ही थाने इस पूरे ही कार्रवाई में सिर्फ खाने की पूर्ति करते हुए नजर आती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 217 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल ये डॉक्टर झारखंड के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योगा ऐप भी लॉन्च किया है। बेहतर कार्य करेंगे तो जो आपको सैलरी के रूप में सरकार ने सुनिश्चित किया है, उसके अलावा 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा भी देने का निर्णय सरकार ने बनाया। हर महीना का बेहतर करेंगे तो हर महीना 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा, बल्कि आप अगर पूरा साल अगर आप बेहतर करेंगे तो उसमें जो भी इंसेंटिव आपको मिलेगा मैं उसको एक बार फिर से रिविजिट करूंगा और क्या बेहतर आपको दिया जा सकता। गुमला में 36 घंटे तक लगातार बारिश की वजह से जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से नागफेनी में कोयल नदी का पुराना पुल डूब गया, जिससे 100 अधिक गांव टापू बन गए हैं। रांची और सिमडेगा मार्ग पर बसिया से बहने वाली कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुराना पुल तक छूने लगी है। वहीं भारी बारिश की वजह से अलग अलग हादसे हो रहे हैं। 12 लोग जख्मी हो चुके हैं, जबकि 50 से अधिक मिट्टी के घर जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। इधर बारिश और तेज हवा से पेड़ गिरने से कई जगह पर सड़क भी जाम रहा। स्थानीय लोगों ने पेड़ को काटकर सड़क यातायात सामान्य कराया। सिमडेगा में तेज बारिश की वजह से नहर के ऊपर बनी पुलिया धंसने से 6 गांव टापू बन गए। बेरू पंचायत में जब काकोना के पास की घटना है। पुलिया की जगह बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी हुई तो उन्हें काफी परेशानी हो सकती है। जिला प्रशासन से जल्द नए पुलिया के निर्माण की मांग की जा रही है। के दिन है, बरसात के दिन में कोई किसी का तबीयत खराब हो गया तो आने ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ तक अभी हम लोग स्वयं भी आए हैं, आप लोग भी आए हैं, तो अभी आगे भी पुलिया कुछ टूटा हुआ है, आप देखने जा नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ पर। प्रशासन से आग्रह करूँगा कि इस समस्या का तुरंत निदान करें। गिरिडीह के कोंदबरी में एक महिला पर बीमारियों से मुक्ति दिलाने के नाम पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि वो ब्रेन वॉश कर उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाती थी। यहां तेल पानी से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान आरोपी महिला और उसके फॉलोअर्स की ओर से घंटों तमाशा किया गया, लेकिन एसडीएम के आक्रामक तेवर से लोग भाग खड़े हुए। इस दौरान मौके पर पहुंचे हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने भी धर्मांतरण की कोशिश का विरोध किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पैसा वसूलने का तरीका है, इसमें मत फंसो। लोगों के द्वारा कुछ जानकारी दी गई थी कि यहाँ धर्मांतरण से संबंधित कुछ बातें हो रही है और साथ में उसी के देखते हुए पैसे की उगाही या डाइन दिशाही की जो परंपरा है उस टाइप की कुछ बातें आई और लोगों से बहला फुसला करके या उनको तंत्र साधना वगैरह के बारे में जानकारी दे करके कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं अगर जांच में सही पाया जाएगा तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की। हम क्यों धर्म परिवर्तन करें? हम छठ करते हैं, दशहरा करते हैं, दिवाली करते हैं, आपका गला में करते हैं। तो फिर सुरजाही करते हैं तो फिर क्रॉस वाला क्यों लगाए आप? क्रूस वाला हम लगाएंगे यीशु मसीह को। हमारा पसंद हम कुछ भी अपना पसंद के अनुसार। अब ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि 23 साल से कैसे चल रहा था धर्मांतरण का खेल, क्योंकि आप सोचिए ये आज का मामला नहीं है, 23 साल से ये सब कुछ चल रहा था। सवाल ये भी कि अंधविश्वास के खेल पर क्यों नहीं रोक लग रही है। सवाल तो ये भी है कि धर्मांतरण की आरोपी पर कब कार्रवाई होगी। बोकारो के चंदन कियारी में बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी शाखा खोलकर अवैध रुपए उगाही करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता खोलने का फॉर्म, लक्ष्मी लाडली योजना से संबंधित फॉर्म, मुहर सहित कई कागजात और फाइल जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक की सूझबूझ से इस ठग गिरोह का पर्दाफाश हो सका। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। मामले की जांच की जा रही है। ब्रांच का बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का
बहुत सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था, अलग अलग स्कूल का रजिस्टर था जिसमें बच्चों लोग का मुहर लगा हुआ फोटोग्राफ था, और बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक प्राप्त हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुआ। तो ये सब दस्तावेज देखने से पता चला कि वहाँ पर फर्जी बैंक खाता खोलने के नाम पर धोखाधड़ी का कार्य करने का उन लोग का योजना था। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि फर्जी बैंक से क्यों अनजान था प्रशासन। बहुत दिनों से यहां पर ये फर्जी बैंक चल रहा था, तो उसकी जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं थी? शातिरों के पास कैसे पहुंचे योजना के कागजात? फर्जी बैंक के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी कब होगी? JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत राज्य भर में काम करने वाले कर्मचारियों ने आज से 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रांची में इटकी रोड स्थित JSLPS कार्यालय के समक्ष राज्य भर से पहुंचे करीब 1000 कर्मचारियों ने सरकार से महंगाई भत्ता के अनुसार मासिक मानदेय की मांग उठाई। इसके अलावा कर्मचारियों ने 17 अगस्त 2022 को राज्य कार्यालय से जारी पत्र को निरस्त करने की मांग की है। आंदोलनकारियों की माने तो मानदेय भुगतान सामुदायिक संस्था से हटाकर उनके व्यक्तिगत खाते में किया जाए। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड राज्य आजीविका बैनर संघ के तले आज JSLPS के तमाम कर्मचारी राज्य भर से यहां पहुंचे हैं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, और इस समय JSLPS कार्यालय के सामने अपने मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि हमारी मानदेयों को महंगाई भत्ता के अनुसार बढ़ाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। ये आप लोग की जो मांगे हैं, क्या मांगे? हम लोग को सिर्फ 4 सूत्री ही मांग है। हम लोग पूरे राज्य भर में ये पूरे 24 जिला में कार्यक्रम करने के बाद चेतावनी देने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे आए हैं। हम लोग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोफेशनल सोसाइटी के तहत PRP BAP के यह पूरा संघ है जो आज यहाँ पे राज्य कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। इनका सिर्फ 4 सूत्री मांग है। पहला है कि पूर्व में हम लोग को पॉलिसी के आधार पे BAP PRP का मानदेय पर्सनल व्यक्तिगत खाता में दिया जाता था, लेकिन अभी CBS लागू करने के बाद ये हम लोग को CLF BO SHG के माध्यम से पेमेंट आता है, जिसके कारण हम लोग को